हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पीटीएच के एजुकेशन में। बहुत टाइम से मैं कमेंट्स बॉक्स में एक क्वेश्चन देखता हूँ या फिर बच्चों के मन में एक बड़ा ही निराशा रहता हूँ इकोनॉमिक्स को लेकर के, क्योंकि एक हर कोई चाहता है कि अगर वो अपनी कंसिस्टेंसी के साथ पूरी स्टडी करता है और पूरा टाइम डिवोट करता है, एंड हर किसी का एक ड्रीम होता है कि अगर आपने किसी भी चीज़ में मेहनत की है तो उसका आउटपुट अच्छा मिलना चाहिए। उसी के कंसर्न में आज हमने एक वीडियो तैयार करी है, जो कि आप जिसका टाइटल देख रहे हैं आपके डिस्प्ले पे, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर बात स्पेशली मैं इकोनॉमिक्स की ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए 11 ईयर्स हो गए हैं और मुझे काफ़ी अच्छे से इसके पल्स के बारे में पता है, और मैं वो सारे एक्सपीरियंस आपके साथ आज शेयर करूँगा जिसको आप रूबरू करेंगे और उसको अडॉप्ट करेंगे। अगर अडेप्टेबिलिटी आपने ले आए अपने अंदर तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूरा सेशन एंजॉय करेंगे और जो आपके पास बाकी बचे हुए 10 मंथ्स हैं उसको आप पोटेंशियली यूटिलाइज करके और उसको एफिशिएंटली आप अच्छे मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस सेशन को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहली चीज़ आती है आपकी मैनेजमेंट। सबसे फर्स्ट थिंग जो आपने देखी है वो है आप लोगों की मैनेजमेंट, एंड सेकेंड वन इज़ द स्ट्रैटेजी। मैनेजमेंट में मैंने 3 बातों को बहुत फोकस दिया है स्पेशली। एक तो है आपका टाइम, दूसरा है कॉन्सेप्ट्स, और थर्ड थिंग है बुक। तो एक एक करके इसके बारे में गो थ्रू करते हैं। देखिए, मैनेजमेंट एक ऐसा वर्ड है जिसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो शिकागो से देता हूँ। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप सबने सुना है, और मेरा सबसे फेवरेट थॉट भी है, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट आइडिया ऑफ योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, थॉट ऑफ इट विद योर नर्व, मसल, ब्रेन, एंड लीव दैट अदर आइडिया अलॉन। यानी कि कहने का मतलब है कि किसी भी एक गोल को अगर आपने पिकअप करा है तो ऐसे पिकअप करो कि आपका माइंड, ब्रेन, नस, यानी कि नस नस तक उस चीज़ के बारे में सोचे। तो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने उसको अडॉप्ट कर लिया। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे, उसके बाद जब इंडिया वापस आए तो उन्होंने कहा मुझे प्यार हो गया। किस चीज़ से प्यार हुआ है? तो बड़ा ही अच्छा उन्होंने एलोबरेट करा कि मुझे वहाँ के मैनेजमेंट से प्यार हो गया। यानी कि वो चीज़ों को इस तरीके से मैनेज फॉर्म में करते हैं कि मतलब, तो सबसे पहली चीज़ जिसे हम अपने आम तौर की भाषा में कहते हैं डिसिप्लिन, यानी कि जिसके अंदर डिसिप्लिन है वो डेफिनेटली कुछ भी अचीव कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ आती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आपके पास टाइम है। ऑनेस्टली स्पीक अगर मैं करूँ आपके पास, तो इकोनॉमिक्स में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए, अब इस बात को लेकर के नेगलेक्ट मत कर देना, फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए मैं एक ऐसे लड़के के एग्जांपल भी दे सकता हूँ आपके सामने, मैं नाम रिवील नहीं करूँगा। यानी कि ही स्कोर 97 इन 3 मंथ्स। 3 मंथ के अंदर 97 मार्क्स स्कोर किया है, मतलब डेफिनेटली। बट वहाँ पर टाइम में जो बात आती है वो आती है कि आप फिर पूरा डेडिकेटेड हो गया, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम आर्ट्स स्ट्रीम। तो आर्ट्स स्ट्रीम में था वो लड़का, तो इसलिए कह रहा हूँ कि अब आपके पास कितने सब्जेक्ट है ये भी मैटर करता है। तो मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि इकोनॉमिक्स कोई डेली पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, बट हाँ, आज की जो क्लास 12th की सिचुएशन है उसमें स्मार्ट स्टडी मांगता है। स्मार्ट स्टडी मतलब मैं अगर आपसे कहूँ कि टाइम में ना आप ऑल्टरनेट डे बेसिस डिवाइड कर दीजिए। या तो आप चूज करिए MWF बना लीजिए, या फिर आप बना लीजिए TTS। यानी कि या तो आप MWF बना दीजिए या फिर TTS बना दीजिए। यानी कि 3 डेज ऑफ वीक में आप कम से कम 30 मिनट कंसिस्टेंटली स्टडी करिए। अगर आप 30 मिनट डेली पढ़ते हैं, यानी कि MWF या TTS में, एंड इसके साथ में एक चीज़ और नोटिस करवाना चाहूँगा, टाइम में आप टाइम में 30 मिनट और ऐड कर दीजिए, वो भी किसी अच्छे खासे न्यूज़ चैनल पे। न्यूज़ चैनल कोई सा भी चूज कर सकते हैं, या 30 मिनट डिवोट करिए न्यूज़पेपर रीडिंग में। यानी कि 30 मिनट आपका कॉन्सेप्ट एंड 30 मिनट आपका एडवांस नॉलेज। यानी कि क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली मॉर्निंग से लेकर नाइट तक जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं सबके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाते हैं। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि एक तो आपको न्यूज़पेपर या कोई भी एक ऐसा चैनल चूज करिए। तो चैनल में आप कोशिश करिए, या तो DD न्यूज़ चूज कर लीजिए, या फिर लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके का कोई चैनल आप चूज करिए जहां पर आपको इकोनॉमिक न्यूज़ मिल जाती हो सारी की सारी। उसके बाद आप 30 मिनट डिवोट करिए। टाइम कोई सा भी हो सकता है पढ़ने का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगली बात आती है कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स अपने आप में फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स जिस बच्चे का नहीं है इकोनॉमिक्स के अंदर, लाइक मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, डिमांड का मीनिंग क्या होता है।
कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। अब जब बच्चा डिफरेंशिएट करने जाता है नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स में तो डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के वो एक्सेप्शन भूल जाता है, फिर नेशनल इनकम के इनकम मेथड की आइटम्स क्या क्या होती हैं वो भूल जाता है। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन में डिफरेंस भूल जाता है वो, उसके बाद एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन में डिफरेंस भूल जाता है। इंडियन इकोनॉमी के अंदर अगर जैसे जाता है उसे यही नहीं पता है कि बुक किस तरीके से डिवाइडेड है। अब बार बार बच्चे को बोला जाता है वो इसको कभी नोटिस नहीं करता है यार। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, फिर डेवलपमेंट पॉलिसी, फिर डेवलपमेंट रिफॉर्म्स, 3 हिस्से हैं पहली यूनिट के। फिर बोला जाता है आप लोगों को, उसके बाद आता है रिफॉर्म में एलपीजी, फिर उसके बाद करंट चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स। करंट चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स में पॉवर्टी हो गया, ह्यूमन कैपिटल हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन्फॉर्मेलाइजेशन इश्यूज हो गए, उसके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो लास्ट चैप्टर आपका फिर कंपैरिजन करते हैं हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं विद आवर नेबरहुड्स। इतना सा सिलेबस है इंडियन इकोनॉमी का, बट जब आप रीडिंग करते हैं तो वास्ट नॉलेज देके जाता है, काफ़ी कुछ है चैप्टर्स के अंदर। मतलब इतना कुछ है कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको विजुअलाइज होगा कि रियली में मतलब चीज़ें हैं। तो इसलिए सबसे अगली चीज़ आती है कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स मतलब ये नहीं करना है कि किसी भी चीज़ में आप फंस गए। जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने सबसे अच्छा डाउट पूछा है स्टॉक एंड फ्लो। सबको पता है कि पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर होता है, पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होता है, सबको पता है इट इज़ अ स्टैटिक, इट इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। लेकिन जब बात आती है कि अगर मैं 4 एग्जांपल आपके सामने पूछ डालूं कि बताओ मनी सप्लाई, वेल्थ, सेविंग्स, जीडीपी में से कौन सा स्टॉक है कौन सा फ्लो है, यानी कि सप्लाई, तो इसी तरीके से बच्चा इतना गंदा फंस जाता है। तो यही चीज़ है कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी बहुत मस्ट है, क्योंकि जिसका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है वो कभी भी नहीं कर सकते आगे। तो इसलिए कहता हूँ कि जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो फिर उसी तरीके से आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में जब इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो एडीएएस में इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। जब आप माइक्रो में पढ़ते थे कि डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड होता है और एग्रीगेट डिमांड आप जब पढ़ने जाते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि वो अपवर्ड है। तो अब आपको कोई यही नहीं क्लियर कर रहा है कि एग्रीगेट डिमांड अपवर्ड क्यों है, क्योंकि एक का रिलेशन प्राइस के साथ है और एक का रिलेशन इनकम के साथ है। तो इसे ही बोलते हैं हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। इसी के साथ साथ जब आप एडी ग्रेटर देन एएस देखते हैं और फिर जब फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव होने के बाद एडीएएस ग्रेटर देन होता है तो एक्सेस डिमांड, उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कहते हैं कि जिसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बिल्डअप है वो कभी भी फंसता नहीं है। तो 2 बातें आपने समझ ली है, यानी कि सबसे पहली चीज टाइम, दूसरा है कॉन्सेप्ट्स, यानी कि टीचर वो पिक करो जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सके। तीसरी चीज आती है बुक्स। बुक्स में मैं आपको क्लियर कर दूं कि 2 बातें हैं, एक तो आपका मैक्रो का कॉन्सेप्ट है और एक है आपका आईईडी का, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। देखो मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि मैं मार्केट में पूरी बुक अपनी मतलब डिलीवर कराऊं और स्पेसिमेन कॉपी दूं टीचर्स को, फिर टीचर्स को पढ़ें, फिर उसको थोड़ा दिमाग में लगाएं। बट ओवरऑल सारा का सारा खेल कमीशंस का है, सीधी सी बात बोलूँ तो इसलिए कहता हूँ कि मैक्रो में आप किसी भी एक ऑथर की बुक को पिकअप कर लीजिए, डोंट वरी। बट मैक्रो में किसी भी एक ऑथर्स की बुक पिकअप करने से आपको वैसे भी एक ही काम करना है कि उसमें से नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, मनी एंड बैंकिंग के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। बाकी तो काम बुक का कुछ है भी नहीं, आपको पता है बात अच्छे से, क्योंकि पढ़ने लायक कुछ उसमें आपको ऐसा मिलेगा नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी बिल्कुल भी ना पढ़े, जल जाओगे, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स कंसेप्ट है और अच्छे से नहीं लिखी गई है। आईईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। एनसीईआरटी की आपकी जो लेटेस्ट एडिशन की बुक है आप उसे अगर रीड करते हैं तो ये बहुत बढ़िया रास्ता है कि आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक को रीड करिए और वन ऑफ द बेस्ट चॉइस फॉर माय साइड। इसके अलावा आप किसी भी ऑथर की बुक ना फॉलो करते हुए एक नोट्स ढूंढिए जहाँ पर आपको सारा का सारा फॉर्म मिल जाए। उसके लिए आप मेरी बुक फॉलो करिए, चाहे किसी भी मतलब मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है, तो यानी कि जहाँ पर सिस्टमेटिकली वे में चीज़ों को मिल सके, या फिर आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपकी कहीं ना कहीं खुद की मेहनत भी काम आएगी। बट एक ऐसा टीचर ढूंढिए जो आपकी स्मार्ट स्टडी करा सके, चीज़ों को इंटरलिंक कर सके। वो ऐसा टीचर मत ढूंढ लो। एक तो सबसे पहली बात मेरे को ये समझ में नहीं आती है कि एक ही टीचर अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी चारों चीज़ पढ़ा लेता है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? एक टाइम आता है जब यहाँ पर हमारी बात आती है एक्सपीरियंस की, क्वालिटी मैटर करता है। बट कहीं ना कहीं हम भेड़ चाल चलना स्टार्ट करते हैं, तो इस पर भी थोड़ा समझिए आप इस चीज़ को, ठीक है। तो बुक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि मैक्रो की किसी भी बुक को आप फॉलो करिए, डजंट मैटर, बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत मस्ट है। तो ये तो थी बात मैनेजमेंट की, जिसमें आपने टाइम के बारे में 30 मिनट, कॉन्सेप्ट्स में आपने समझ ही लिया, कितना सारे मैंने एग्जाम्पल दिए, और बुक से। अब बात आती है स्ट्रैटेजी। देखिए, जब आपके कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं और आपकी बुक्स क्लियर हो जाती है, यानी कि आपको क्या क्या पढ़ा, स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर्स।
अब प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो बात आपको कोई नहीं बताएगा, फिर से बता दूं कि सीबीएसई जब पेपर डिसाइड करती है, एक और मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ आपको 2017 का, जिस साल पेपर सीबीएसई का लीक हो गया था। लीक होने की जो एक्चुअल वजह है वो आपको कोई नहीं बताएगा। लीक होने की जो मेन रीजन था वो था कि सीबीएसई ने 2017 में केवल और केवल ऑल इंडिया के लिए एक ही पेपर डिजाइन किया था। यही एक सबसे बड़ी गलती हो गई थी। अदरवाइज सीबीएसई ने जैसी 2000 पेपर में लीक हुआ पेपर, उसके बाद पेपर का पैटर्न ही बदल दिया, यानी कि 2018 और 19 और 20 में जो पैटर्न था 2018, 19, 20 में, वो बिल्कुल अलग कर दिया। बट 2017 से पहले का सिनेरियो में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं और उसके बाद का, तो बहुत ही फर्क है। देखिए 2017 में एक ही पेपर था बना, याद रखिएगा इस चीज को। अब 2017 से लेकर 2013 से लेकर के 2017 तक सीबीएसई 3 पेपर सेट करती थी। 3 पेपर का मतलब एक पेपर बनता था दिल्ली रीजन के लिए, एक पेपर बनता था ऑल इंडिया रीजन के लिए, और एक पेपर बनता था फॉरेन के लिए। फॉरेन मतलब जो सीबीएसई के ब्रांचेस हैं इंडिया से बाहर। तो 3 सेट, और उसके अलावा एक और पेपर बनता था जिसको हम बोलते थे कंपार्टमेंट का पेपर। कंपार्टमेंट का पेपर हमेशा से यूनिक रहा है और मेरा फेवरेट पेपर रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छी पेपर होता है और काफी जबरदस्त क्वालिटी होती है इसके अंदर। तो अभी तक 4 पेपर सेट होते थे और इन चारों के 3-3 कॉन्सेप्ट थे, यानी कि चारों के जो पेपर थे आपके वो 3-3 कॉन्सेप्ट से, ध्यान रखिएगा। इन चारों पेपर के 3 सेट बनते थे, यानी कुल मिलाकर के 12 पेपर बनते थे 2013 से 2017 के बीच में। बट इस साल एक ही पेपर बना। लेकिन जैसे ही अगले ईयर की बात आई, तो 2018 की बात करूं, 2019 की बात करूं, 2020 की बात करूं, तो अभी आपका हुआ है। तो अब सीबीएसई ने क्या करा, यहाँ पर 3 पेपर की जगह पर 5 रीजन्स डिवाइड कर दिए सीबीएसई ने। अब यहाँ पर टोटल पेपर कितना बनने स्टार्ट हो गए, 5, और प्लस एक पेपर आपका कंपार्टमेंट का, यानी कि टोटल पेपर बनने गए 6, और 6 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो यानी 18, यानी कि 18 सेट आपके पास अवेलेबल है पेपर्स के। तो यानी कि आप क्या समझे कि आपके पास सीबीएसई की वेबसाइट में जाकर के इतना कंटेंट पड़ा हुआ है कि प्रीवियस ईयर पेपर में, अगर मैं 2014 से भी कहूँ, क्योंकि पैटर्न यहाँ थोड़ा सा चेंज हुआ 2014 से, लेकिन जो प्रीवियस ईयर का पेपर है लेटेस्ट पैटर्न था 2020 का, जहाँ पर आपको इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो का, तो प्रीवियस ईयर के वो 5 के 5 पेपर यानी 15 के 15 पेपर जरूर सॉल्व करने की कोशिश करें। वो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको अंदाजा लगेगा कि पैटर्न कैसा बनता है पेपर का और किस तरीके के स्मार्ट स्टडी होती है। तो 2014 से लेकर के 2019 तक जो पेपर है आपको खाली मैक्रो सॉल्व करने के लिए मिलेंगे यहाँ से। और उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर, तो 2020 के अंदर जो है आपके पास टोटल मिलाकर के 5 पेपर हैं, यानी कि आप इनको जरूर सॉल्व करें। बट इसके अलावा सैंपल पेपर्स वगैरह की भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, बट वो ऑथेंटिकेटेड नहीं होती हैं। तो इस साल हो सकता है कि इस सेशन के लास्ट यानी दिसंबर जनवरी तक मैं हो सकता है कि सैंपल पेपर एक लॉन्च करूं जहां पर ऑथेंटिकेटेड क्वेश्चंस हो कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर मैंने देखा कि इंडियन इकोनॉमी को बिल्कुल हवा क्रिएट कर दिया था, कुछ भी पूछ रहे हैं 5 ईयर प्लान्स में, थर्ड 5 ईयर प्लान की ईयर पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चंस नहीं है लॉजिकल, आपको इसको समझना है। बच्चे को हमें ना रोबोट नहीं बनाना है, बच्चों को हमें वो सिचुएशन को एनालाइज कर सके ऐसा बनाना है कि वो जहां पर चीजों के इंपॉर्टेंस को समझ सके, ऐसा बनाना है। हमें रोबोट नहीं तैयार करने हैं। तो ये थी प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बात, जो कि मैंने आपको पूरे अच्छे से बताई और कोई भी आपको इस बारे में नहीं बताएगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, देखिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ आप कभी भी प्री बोर्ड से पहले करते नहीं है। और मैं आपको हमेशा सजेशन दूंगा कि कभी भी जब कोई चीज़ पढ़ते हैं आप, तो पढ़ने के बाद आदत डालिए कि उसके बारे में थोड़ा लिखेंगे तो आपको अपनी रियल औकात पता चलती है कि आपको कितना सही में समझ में आया है। तो अगर जब आप खुद से लिखना स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर निकल कर आएगी। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि जब चाहे ईयर के लास्ट में या शुरू से आप आंसर्स की प्रैक्टिस जरूर करा कर लिख करके कम से कम 3 पेपर लिखे, और सबसे पहले टीचर को पढ़वाने से पहले खुद से पढ़कर देखे। और कोई टीचर अगर ना मिले तो मुझे चैट में जरूर भेज देना, मैं वहां से आपके आंसर जरूर पढ़ूंगा और बताऊंगा कि कैसा आपका परफॉर्मेंस है। सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो नेगेटिव थॉट्स। इकोनॉमिक्स के अंदर 90% बच्चों की एक ही प्रॉब्लम होती है कि प्री बोर्ड तक कभी भी उनके स्कूल के टीचर्स उनको 60-70 नंबर ज़्यादा स्कोर नहीं करवाते हैं। मेरे पास बतेरे ऐसे एग्जांपल्स हैं, जो बच्चा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में अगर फुल मार्क्स स्कोर ला रहा है तो इसका मतलब है सीधा सा कि वो बोर्ड में कहीं ना कहीं फंसने जा रहा है, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। बट दोनों बातों का कंक्लूजन गलत मत ले लेना। तो अगर आप बेहतर हैं तो अच्छा स्कोर शुरू से ही करते आएंगे कहीं ना कहीं। बट टीचर्स क्या करते हैं, आईडी में मार्क्स काटने स्टार्ट करते हैं, कहते हैं मैं थोड़ा काट दिया है कि आप बोर्ड में अच्छा पेपर करेंगे और थोड़े अच्छे से परफॉर्म करके आएंगे। तो ये बातें हो सकती है। तो इसलिए मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करें। नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करने का एक ही तरीका है कि आप ये ना सोचें कि मेरे मार्क्स कट जाएंगे या मैं बेहतर नहीं कर सकता हूं। जिस दिन पेपर करने भी जा रहे हैं उस दिन भी आपको नेगेटिव थॉट नहीं लाने चाहिए, क्योंकि आप बने हैं
फुल मार्क्स के लिए। इसीलिए कह रहा हूँ कि नेगेटिव थॉट्स कहीं ना कहीं हमारे मोरल को डाउन करती है। सो स्टे बूस्ट अप, हमेशा पॉजिटिव वाइब्स के साथ, और जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको थॉट बताया था उस थॉट्स के साथ जीते रहो और बहुत अच्छे से मेहनत करो। फर्दर अगर कुछ और भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पुट अप करना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बाय बाय, टाटा, सी यू। इसी के साथ साथ एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि इंस्टा पे फॉलो कर लेना जाकर के, वहाँ पर कुछ अपडेट डालता रहता हूँ मैं, ज़्यादा तो नहीं डालता। तो चंदन पाठक आप सर्च करेंगे, चंदन पाठक 78, या पीटीएच के एजुकेशन से भी आप मुझे वहाँ पर फॉलो अप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बाय बाय, टाटा।